नमस्कार। आप सभी का स्वागत है AB 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम NCERT क्लास 7 इतिहास अध्याय नंबर 2 हम डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उरियूर से तंजावुर तक। ये हम पॉइंट हो हम अध्ययन करेंगे। चोल जो साम्राज्य है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं इस अध्याय नंबर 2 इतिहास कक्षा 7 क्लास का। इसमें हम आज चोल वंश सत्ता में कैसे आया और इसका जो विस्तार है हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी है इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना क्लास कैसे रही। ये जो हमारी जो क्लासें हैं ये NCERT 7 क्लास और ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी हमारी। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। वे कांजीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में जो मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया, उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनिया देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है कि चोल वंश है वो सत्ता में कैसे आया। चोल वंश है वो शासन चलाने में किस तरह कायम हुआ, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी या कावेरी डेल्टा में कौन सा परिवार था कि एक प्रसिद्ध मुख्य था, वो था मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुख्य परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा में कौन सा परिवार था, वो था मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक परिवार था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तीसरा ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कांजीपुरम के पल्लव राजाओं की क्या थे, ये मातहत थे। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हमने देखा जो कावेरी डेल्टा पे कौन सा परिवार है, वह मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक परिवार है। जो उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार की विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में किनको हराया, मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है जो कावेरी डेल्टा के पास एक परिवार रहता है वो रहता है मुट्रियार परिवार। इसको हराने का जो काम है किसके द्वारा किया गया है, इनको हराया किसने है, इस मुट्रियार परिवार को 9वीं सदी के मध्य में। तो वो हराया है चोल वंशीय प्राचीन मुखिया, जो उरियार के जो चोल वंशीय प्राचीन मुख्य परिवार ने विजयालय ने किनको हराया है, जो मुट्रियार जो नामक परिवार है जो कावेरी डेल्टा के पास रहता है, इसको हटाने का जो काम किया गया है वो है चोल वंशीय, जो उरियार के चोल वंशीय प्राचीन परिवार के मुखिया विजयालय ने 9वीं सदी में इस डेल्टा पर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया है। और उसने जो वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनिया देवी का भी मंदिर बनवाया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तंजावुर शहर और जो एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, निशुम्भसुदिनिया जो मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो चोल वंशीय प्राचीन परिवार के विजयालय ने क्या बनवाया है, एक मंदिर बनवाया है, निशुम्भसुदिनिया मंदिर बनवाया है विजयालय ने किसको हराया है, किस परिवार को हराया, मुट्रियार परिवार को हराने का काम किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता। जो विजयालय के जो है उत्तराधिकारी, उन्होंने किसको जीतने का काम किया था, पड़ोसी इलाकों को जीतने का काम किया गया था। राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया कि जो विजयालय के जो उत्तराधिकारी है उन्होंने किनको अपने पड़ोसी इलाकों को जीता। अगर पड़ोसी इलाकों को जीता है तो उनका जो क्षेत्रफल है, राज्य है, शक्ति है, सभी उनका क्या विस्तार बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो अपना इलाकों को जीत रहे, पड़ोसी इलाकों को जीत रहे, तो वो क्या है, उस इलाके में अपनी एंट्री मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। इस तरह क्या है, अपने
जो एरिया है, शक्ति है, दोनों रूप में वो क्या है उनका बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के जो पांड्य और पल्लव के इलाके इस राजा का हिस्सा बन लिए थे। जो विजयालय के हिस्से में कौन से आए थे, दक्षिण और उत्तर के जो पांड्यन और पल्लव के इलाके हैं इसके जो चोल वंशीय के राज्य में शामिल हो गए थे। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चोल वंश का जो है सबसे चोल शासक का सबसे शक्तिशाली जो शासक कौन माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज प्रथम किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, तो वो माना जाता है चोल वंश का। चोल वंश का राज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक 985 में राजा बना। कि राजा कब बने हैं, राज प्रथम जो चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा है वो बने 985 में। और उसने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया है। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। कि राज प्रथम ने जो पुनर्गठन जो क्या मतलब होता है पुनर्गठन का, पुनर्जन्म, प्रशासन का क्या किया, पुनर्जन्म किया है। राज के जो पुत्र है वो है राजेंद्र प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से क्या रहेगा जी, कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना गया था, राज के जो उत्तराधिकारी कौन आया है, उनका जो उत्तराधिकारी आया वो है राजेंद्र प्रथम। कौन आया जी, राजेंद्र प्रथम। ठीक है जी, राजेंद्र प्रथम है ये राज चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के जो उत्तराधिकारी आया वो आया राज प्रथम। और उन राज प्रथम है ये सबसे शक्तिशाली थे। उनका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। जो राज प्रथम की जो नीतियाँ थी उनको जारी रखा गया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के हर देशों पर भी हमला किया। जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने क्या है, गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उन्हें एक जल सेना भी बनाई थी। जल सेना है किसके द्वारा बनाई गई थी, राज प्रथम के द्वारा। क्योंकि किस देशों पर उन्होंने हमला किया था, श्रीलंका, गंगा घाटी, दक्षिण पूर्वी एशिया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। इसमें जो भव्य मंदिर है किस डिजाइन से किनके द्वारा निर्माण किया गया है, जो कांस्य मूर्ति कला है किन्होंने इनकी मूर्तियों का निर्माण करवाया है, कहाँ से मिली है, किसके द्वारा इसका जो इनको स्थापित किया गया है, कौन सी जगह, ये हम अध्ययन करेंगे। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावीर और गंगईकोंड चोलपुरम बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारा यहाँ से कि राज और उनका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाए गए तंजावीर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से क्या एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के लिए केंद्र बन गए हैं। कौन से मंदिर है, चोल मंदिर किस लिए, क्योंकि चोलों के द्वारा बनवाए गए मंदिर क्या है, अपने आसपास विकसित होने वाली जो बस्ती हैं उनके पास जो बस्तियां विकसित हो रही है उनके केंद्र बन गए हैं। कौन, चोल मंदिर। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तो जो मंदिर है किसके उत्पादन के लिए माने जाते, शिल्प उत्पादन के केंद्र। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। कि ये मंदिर किनके द्वारा, शासक है, अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती है जो मंदिर के आसपास रहते हैं। कि ये भूमि की जो उपज है इस भूमि से जो पैदा होती है उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने के लिए खर्च होती थी। उनका जीवन निर्वाह करने के लिए जो मंदिर के आसपास रहते थे इस भूमि के द्वारा उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। मंदिर और पूजा है वो क्या, आराधना के
स्थान थे, नहीं जी, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। कि मंदिर में सिर्फ पूजा या आराधना करना ही नहीं था, परंतु वो क्या है, एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र ये चोल मंदिर बन गई थी। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनने का काम। जो चोल मंदिर है, इनमें सबसे प्रसिद्ध क्या था, वो था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, शिल्प उत्पादन। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे चोल जो कांस्य जो प्रतिमाएं हैं, वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। और ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी। कि जो मूर्तियां बनी हुई थी, सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध किस वंश से थी, चोल वंश से। ये क्या थी, ज़्यादातर जो प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्या बन सकते हैं कि चोल वंश है वो मंदिर के लिए विख्यात है। इनमें क्या होता था, सिर्फ आराधना ही करना पूरा मकसद नहीं था, परंतु क्या मकसद था कि इसमें क्या होगा कि जो इसमें शिल्प उत्पादन भी किया जाता था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के आधार पर यहाँ का ये मंदिर, ये केंद्र बन गए थे। और सबसे प्रसिद्ध जो कांस्य जो प्रतिमाएं मिली है, वो चोल वंश से संबंधित थी। कृषि और सिंचाई के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ कृषि और सिंचाई है कैसे होती थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई है। अभी हमने अध्ययन किया था कि मंदिरों के बारे में, जो मंदिर है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, इसके बारे में हम अध्ययन किया। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी, जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले की कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी है कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। मिलने से पहले किन किन छोटी छोटी नदियों या छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझ जाती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा रहती है। जो किनारों के आसपास क्या है, इनकी जो मिट्टी है वो जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषज्ञ चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाते हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में, जो तमिलनाडु है उसके दूसरे हिस्सों में कृषि पहले विकसित हो चुकी थी। पर 5वीं या 6वीं शताब्दी के आकार ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन का समतल किया जाने लगा। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध या बांध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। कई क्षेत्र में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। चित्र नंबर 4 दर्शाया जा रहा है। इसमें एक चोल कांस्य प्रतिमाएं, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। जो ये प्रतिमाएं हैं वो दर्शाई जा रही हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कई जगहों पर क्या था, फसलों को सिंचाई करना, उनको पानी देना किस रूप से होता था, जो कृत्रिम रूप था उसके रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। सिंचाई करने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं वो अपनाई जाती थी, बहुत सारी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। पानी का जो है, बरसात का जो पानी यूज करने के लिए चोल वंश है उन्होंने सरोवर बनाए, तालाब बनाए। और स्मरण है कि सिंचाई के काम में ये योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, ये तय करना था कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जो उन्होंने अपनी रुचि है, दिलचस्पी है, वो दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ, हमें ये जो पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी हमारे साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक, शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक हम होगा हमारा साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। हमने अभी अध्ययन किया कि जो मूर्ति कला है, इनका जो नदियां हैं, तालाबें, नहरों का निर्माण है, ये हमने अध्ययन किया था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।